साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम स्कूल व्याख्याता हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में शामिल एक कहानी जिसका शीर्षक है यही सच है और कहानीकार है मन्नू भंडारी पर बात करने वाले हैं। आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस पर विस्तार से बात करने से पहले हम यही सच है कहानी की जो मुख्य बातें उन पर चर्चा जरूर करेंगे। मन्नू भंडारी जी ने यह कहानी लिखी है और ये मन्नू भंडारी जी का चित्र है। इनका चूँकि देहांत हो चुका है 2021 में, अब यादें बची है। अब हम पढ़ते हैं यही सच है कि जो मुख्य बातें हैं वो यही सच है। यह एक कहानी विधा है और शैली इसकी डायरी शैली में है, यानी कि इसे जो लिखा गया है वो एक डायरी की तरह लिखा गया है। जिस प्रकार डायरी का लेखन किया जाता है उसी प्रकार ईमानदारी से इसका लेखन भी किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 है। नायिका इसकी दीपा है और दीपा के अतिरिक्त अन्य जो पात्र हैं वो संजय है, निशीथ और इरा। संजय है वो दीपा का दूसरा प्रेमी है और निशीथ जो कि उसका पहला प्रेमी है। इरा नाम का जो पात्र है वो दीपा की एक सहेली है जो कोलकाता में रहती है। ये जो कहानी है उसमें जो वर्णित स्थान है वो कानपुर और कलकत्ता, दो स्थानों के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है और दो स्थानों का वर्णन भी इस कहानी में सीधे तौर पर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है इस कहानी पर एक फिल्म बन चुकी है और वह फिल्म रजनीगंधा नाम से 1974 में रिलीज हुई थी। बासु चटर्जी ने इसका निर्देशन किया, लेखन भी किया और 1974 ईस्वी में इस कहानी का सिने रूपांतरण यानी कि जो ये कहानी है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार उसका मंचन किया जाएगा, किस प्रकार इस कथ्य का प्रयोग किया जाएगा, तो इसका सिने रूपांतरण किया गया 1974 में बासु चटर्जी के द्वारा और इन्हीं के निर्देशन में 1974 में रजनीगंधा फिल्म भी बनी। इस कहानी की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। कहानी में बाह्य घटनाओं के साथ ही पात्रों की आंतरिक मनस्थिति को भी चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। बाहरी घटनाएं तो दिख ही रही है, साथ में पात्रों की जो आंतरिक मनस्थिति है उसका चित्रण किया गया है शब्दों के माध्यम से। उत्तम पुरुष शैली में इस कहानी का लेखन किया गया है और डायरी लेखन शैली का भी प्रयोग किया गया है। भाषा इसकी भावावेश, काव्यात्मकता, चित्रात्मकता व सघन अनुभूति प्रदान है। इस कहानी का उद्देश्य इस कहानी में स्त्री के लिए बनाई गई सामाजिक नैतिकता और संस्कार को टूटते हुए दिखाया गया है। ये कहानी का उद्देश्य है कि सामाजिक नैतिकता और संस्कार है उनको टूटते हुए दिखाया गया है। अन्य तथ्य जो कहानी के बारे में वो यह है यही सच है मन्नू भंडारी की सबसे लोकप्रिय कहानी है। घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से मुक्त दो पुरुषों के प्रेम में डूबी स्त्री मन की आंतरिक ऊहापोह को अभिव्यक्त करती है। यह कहानी स्त्री मनोविज्ञान को पहली बार बारीकी से सामने लाती है। जी इसके बारे में अन्य तथ्य है। अब हम अध्ययन करते हैं कहानीकार जो है मन्नू भंडारी जी, इनके जीवन के बारे में। मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को बानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ और इनका निधन 90 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2021 को हुआ। बचपन का इनका नाम महेंद्र कुमारी था। पिताजी सुख संपत राय थे जो कि लेखक भी थे
इनके पति राजेंद्र यादव जिनका 2013 में निधन हो गया था, और चूंकि मन्नू भंडारी इनसे बहुत पहले दूर हो गई थी, और इनकी जो पुत्री है उसका नाम रचना यादव है, जो कि अभी हंस प्रकाशन का जो प्रबंधन है वो देखती हैं। इसके अतिरिक्त 1 इंच मुस्कान एक उपन्यास लिखा गया था मन्नू भंडारी के द्वारा, जो उनके पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा है उन्होंने। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, धर्मयुग में धारावाहिक रूप से प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता मिली है मन्नू भंडारी जी को। इनकी जो आत्मकथा है वह एक कहानी, यह भी 2007 में प्रकाशित हुई है। ये इनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं मूल कहानी को। यही सच है। यह कहानी राज कमल प्रकाशन समूह द्वारा प्रकाशित की गई है। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य पात्र है या नायिका है वो कहें कि दीपा है। उसने अपने आप को, या दीपा के हाथों से लिखी गई यह डायरी है, ऐसा हम कह सकते हैं। और दीपा ने डायरी शैली में लिखा है। साथ ही दीपा के जीवन में 2 प्रेमी आए हैं, निशीथ और संजय। उनके बारे में इस कहानी में विस्तार से बताया गया है। और जो द्वंद्व होता है स्त्री का 2 पुरुषों के प्रेम के मध्य में, इस त्रिकोण प्रेम को भी दर्शाया गया है। यह जो कहानी है उसका प्रारंभ है वह कानपुर से होता है। अब हम कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं, और जहाँ जहाँ मुख्य प्रश्न आएंगे मैं उनकी ओर इशारा करता रहूँगा, इंगित करता रहूँगा, और आपको परीक्षा की दृष्टि से उन प्रश्नों पर ध्यान देना है। और हो सकता है मैं इस वीडियो को कम समय का बनाने के प्रयास में कुछ प्रश्नों को छोड़ दूं, तो आप इस कहानी का पुनः अध्ययन करें और मैक्सिमम क्वेश्चन क्रिएट करने का प्रयास करें। और परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न है वो, यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं तो कोई भी प्रश्न परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई, और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया है यहाँ खड़े खड़े, और संजय, ये जो पहला पात्र है यहाँ पर जिसका जिक्र है, संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं, यहाँ पर मैं जो शब्द है वो दीपा के लिए प्रयोग हुआ है। मैं कमरे में आती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी है, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता है, और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। यानी कि संजय ने उसे बुलाया था, और या संजय के आने का समय था, और संजय का इंतज़ार कर रही हैं दीपा, और वह आने में देर करता है, इसलिए वह कहती हैं कि व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज ही की बात है, यानी कि संजय अक्सर देरी से पहुंचता है, जो समय दिया हुआ होता है उससे देरी से पहुंचता है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से 1-2 घंटे देरी करके आता है। तो संजय कितनी देरी करता है? 1-2 घंटे देरी करता है। यानी कि संजय जो बताए हुए समय से 1-2 घंटे बाद में पहुंचता है, और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही करना होगा। यानी कि दीपा है वो थीसिस कर रही है, शोध का कार्य कर रही है, इसलिए वह कहती है कि संजय है वो जो समय देता है उस समय पर मैं तो तैयार हो जाती हूँ, लेकिन संजय है वह 1-2 घंटे बाद पहुँचता है। इस दौरान वह कोई अन्य काम भी नहीं कर पाती हैं, और अब वह अपने आप को कहती हैं
अपने आप को यह कहती हैं कि थीसिस का जो काम उसे करना है, उसकी जो पढ़ाई है वह इस कारण से लेट हो रही है और अब उसे पूरा जो ध्यान है वो थीसिस पर देना चाहिए। पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वह आया, अर्थात संजय है जो समय देता है उसके 1-2 घंटे बाद वह आता है, और इस कारण से उसका जो दीपा का है, नायिका है, उसका जो समय है वह व्यर्थ जाता है। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी हमें कहानी सुनाओगी? तो एक पहले जो जिक्र आया संजय का था, अब है मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची। हालांकि यह गौण पात्र है, इससे संबंधित प्रश्न मुश्किल ही आए, फिर भी जो मेहता साहब की बेटी थी उसकी आयु है वो 5 वर्ष की है, और वह इसलिए आती है, कारण है उसका कहानी सुनने का। वह आंटी से या कहें कि दीपा से कहानी सुनने के लिए आती हैं। नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रूखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती हैं। ये मिसेज मेहता भी एक ही है, मिसेज मेहता, जो कि मेहता साहब की पत्नी है और जो अभी बालिका आई थी उस बालिका की माता है। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब जब मेरा सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं। तो मेहता साहब उनसे खैरियत पूछते हैं, लगभग 8-10 दिन में एक बार खैरियत पूछ लेते हैं। लेकिन जो मिसेज मेहता हैं वो महीनों तक दीपा से नहीं मिलती हैं। पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं अपनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी? खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। पद ध्वनि से अभिप्राय है पैरों की आवाज़, पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। यानी कि जब संजय नहीं आता है तो वह अपना ध्यान किस में केंद्रित करती हैं? पुस्तक में केंद्रित करती हैं। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। तो संजय जब आता है तो किसके फूल ले आता है? रजनीगंधा के फूल लेकर आता है, और ढेर सारे फूल लाया है और मुस्कुराता हुआ दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुरा कर स्वागत नहीं करती। उसका कारण यह है कि वह लेट आता है। हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? यह कौन पूछता है? यह संजय पूछता है। संजय पूछता है, किसे पूछता है? दीपा को पूछता है। क्या पूछता है? बहुत नाराज हो। यह जो शब्द है वो संजय है वो दीपा से पूछता है। रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगा है। तो रजनीगंधा जो फूल है वो संजय लेकर आया है दीपा के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए, और उसकी महक है वो उनके इस कमरे में आ रही है। फिर दीपा इसके प्रति उत्तर में कहती है, मुझे क्या करना है नाराज होकर? यह किसे कहती है? वह संजय को कहती है। रूखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था। तो जो उसका कारण है वो यह है कि क्वालिटी में दोस्तों के बीच संजय फंसा हुआ था। बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता, इस कारण से वह लेट हुआ। ये उसके लेट आने का जो कारण है, वो मित्रों के साथ फंसा हुआ था और वह उनको नाराज करके नहीं आना चाहता था। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी नहीं। पर कुछ कह नहीं पाती। एक टक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर, सांवला चेहरा किसका है? संजय का, पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। तो संजय का जो चेहरा है वो सांवला है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल में इन्हें पोंछ दिया होता,
पर आज नहीं, क्योंकि आज वह लेट आया। इस कारण से जो दीपा का है वह मूड सही नहीं है। इस कारण से वह उसके पसीने की बूंदें जो कि चमक रही हैं उसके चेहरे पर, उसे पहुंच नहीं रही है। और वह कहती है कि यदि कोई और समय होता तो वह अवश्य अपने आंचल से उसके पसीने को पहुंचती। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं। तो आंखों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह क्षमा याचना कर रही हैं। पर मैं क्या करूं? तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। तो संजय की किस बात पर गुस्सा आता है? कि संजय जब देरी से पहुंचता है तो उसे प्यार से उसे गाल सहलाने लगता है। इस कारण दीपा को है वो संजय पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। यानी कि वह हमेशा देरी से पहुंचेगा और बाद में वह लाड़ प्यार दिखाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता है। किसके आगे इसका क्रोध टिक नहीं पाता है? दीपा का। तो दीपा का क्रोध है वह संजय के लाड़ दुलार के आगे टिक नहीं पाता है। यह बात संजय जानता है। इस कारण जब वह देरी से पहुंचता है तो वह दीपा को दुनिया भर का लाड़ दुलार करता है। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है। फूलदान में जहाँ पर बहुत सारे फूल रखे हुए हैं, पुराने फूलों को फेंक देता है और नए फूल, रजनीगंधा के फूल वह लाता है, वह उस जगह लगा लेता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है। रजनीगंधा के फूल किसे पसंद है? दीपा को, नायिका को पसंद है। और उसने अपने प्रेमी संजय से कहा था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है। तो अब वह नियमित रूप से रजनीगंधा के फूल ले आता है। तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। अब जब यह बात पता चली है कि दीपा को रजनीगंधा के फूल पसंद है तो संजय हर चौथे दिन, कब? हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लेकर उसके कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहें तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। तो जब फूल नहीं रहता है तो नायिका का जो मन है वह पढ़ने में नहीं लगता है और न ही सोने में लगता है। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। तो जो फूल है वह उसे इसलिए भी अधिक प्रिय है क्योंकि फूलों के रहते उसे संजय की उपस्थिति का आभास होता है। तो फूल जैसे उसके कमरे में रहते हैं तो उसे, नायिका को लगता है कि संजय ही यही है। तो इस तरह से संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं रजनीगंधा के फूल। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के, ये जो पात्र नया है संजय, मेहता साहब की मिसेज मेहता और मेहता साहब की जो पुत्र थी 5 वर्ष की, उसके बाद में फिर इरा नाम की एक पात्र आया। एकाएक मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है। जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी, वह गुस्सेबाजी में जाने कैसे उसे ही भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। यानी कि इरा जो उसकी मित्र है, सहेली है, सखी है, उसने उसे एक पत्र भेजा है दीपा को। किस लिए भेजा है? कि उसका जो इंटरव्यू है दीपा का वह कभी भी हो सकता है, उसे बुलावा आ सकता है इंटरव्यू के लिए। इसलिए उसने आगाह किया है कि वह इंटरव्यू के लिए तैयार रहे। कहाँ? कलकत्ता से। कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर जो पहली बार दीपा नाम का जिक्र होता है और वह जो पत्र आता है वह कलकत्ता से आता है। इरा जो है वह कलकत्ता में रहती है और वही दीपा को इंटरव्यू के लिए आगाह करती है कि तैयार रहने के लिए कहती है। और अब कभी भी उसको बुलावा आ सकता है तो उसे
कलकत्ता जाना पड़ेगा। और वह जो इंटरव्यू है वो किसी जॉब के लिए यानी कि नौकरी प्राप्त करने के लिए इंटरव्यू है। तो यदि वह नौकरी प्राप्त हो जाए तो उस खुशी में वह उछल कूदता है या फिर कहें कि प्रसन्न होता है। हम सड़क पर है, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जो मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं हेड ऑफिस में। तो यानी कि संजय जिस ऑफिस में काम करता है उसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? कलकत्ता में है। और संजय चाहता है कि यदि दीपा का कलकत्ता में इस इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन हो जाता है, उसे नौकरी मिल जाती है, तो वह अपना तबादला अपने हेड ऑफिस में कलकत्ता करवा लेगा। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी सामने कितनी वीरान हो जाएगी। तो इस तरह से संजय है वो विचार करता है इस बात पर कि कलकत्ता चली जाएगी दीपा। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जा बैठ जाते हैं। तो इनकी जो प्रिय टेकरी है वहाँ पर जाकर के वो रात्रि में बैठ जाते हैं। दूर दूर की हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। यानी कि शहरों में धुआं होता है और इस टेकरी पर जो है वो धुआं नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता है। ऑफिस में झगड़े की बातें वो संजय है वह दीपा को सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एकटक उसे देखती हूँ, देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। तो दीपा के लिए यह पहला इंटरव्यू है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो। यानी कि वह कानपुर में रहती है दीपा। दीपा का घर कानपुर में नहीं है, वह कानपुर में रहती है, कहीं अन्य की रहने वाली है। रिसर्च कर रही हो और वह यहाँ पर रिसर्च शोध या कर रही है और उस पर थीसिस का भी काम उसे करना है। दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। संजय की दृष्टि में इंटरव्यू क्या होते हैं? दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर, और वह कहता है कि वहाँ जाकर के जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। किसके लिए नई जगह है? दीपा के लिए। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। और कलकत्ता में वह किसे जानती है? इरा को, जो उसकी सखी है। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है, असहायसी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीथ भी तो वही है? ये निशीथ, ये एक नया पात्र आया है, निशीथ होगा। मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा, कुछ नहीं करना। वह छेड़ने के लहजे से मैं कहता है और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। तो जो निशित है वो उसका पहला प्रेमी है और जब वह 18 वर्ष की हो रही थी तो उस समय उससे प्रेम हो गया था। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं
वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है और मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यहाँ जो देख लेगा? और देख लेगा तो देख ले, आप ही कुटेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। चाहे रास्ता निर्जन हो ही क्यों न हो, पर है तो रास्ता ही। फिर कानपुर जैसी जगह तो रहने का स्थान भी कानपुर है। हालांकि पहले इंगित कर दिया था, अभी भी यहाँ पर लिख रही है वो कानपुर। कमरे में लौटकर, वह वहाँ कानपुर में एक कमरा लेकर रहती है। कमरे में लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है। बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है, यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ और वह उसे जाते हुए देख लेती है। जब तक वह अदृश्य नहीं हो जाता तब तक वह उसे देखती है, और फिर बाद में वह आकर के अपनी पढ़ाई करती हैं, जो वह रिसर्च का काम कर रही हैं उस पर ध्यान देती है। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के जो पुष्प है वो कहाँ पर लगे हुए हैं? मेज पर के फूलों की ओर निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं। तो वह फूलों को क्या कहती हैं? ये संजय की अनेकानेक आंखें, यानी कि संजय इन फूलों के माध्यम से भी मुझे देख रहा है। जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं, और अपने को यों असंख्य आंखों से निरंतर देख जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। और ऐसा वह विचार करके स्वयं को लजा महसूस करती हैं। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था। फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूँ, निरी मूर्खा हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। फिर अगला जो दृश्य है, या फिर कहें कि अगली जो कहानी में शुरुआत है, वो भी कानपुर से ही होती है, यानी कि एक अलग दिन की बात है। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब जब सशंकित हो उठता है। निशीथ जो कि इसका पहला प्रेमी है दीपा का, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर जाता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है? यानी कि निशीथ से उसने किस उम्र में प्यार किया था? जब वह 18 वर्ष की आयु उसकी थी, दीपा की थी। निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है, और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प, और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता है। यानी कि जो बचपन का जो प्यार है उसे भूलने के लिए यदि कोई दूसरा आधार मिल जाए, दूसरा प्रेमी मिल जाए, तो वह एक ही दिन में भुला सकता है, अन्यथा वह बहुत पीड़ित रहता है, उससे घृणा भी करता है। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। यानी कि निशीथ को जो 18 वर्ष की आयु में दीपा से, या दीपा को निशीथ से जो प्रेम हो गया था, प्यार हो गया था, बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है, और फिर वह बहुत समय तक भूलती नहीं है उसे, और बाद में वह घृणा करने लगती है। और जैसे ही उसके जीवन में संजय आता है तो वह निशीथ को भूल जाती है। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशीथ की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। तो दीपा का
की जो भविष्य की जो योजनाएं हैं उनका एकमात्र केंद्र कौन है? संजय है, जो कि उसका दूसरा प्रेमी है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सबका यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे समझाऊं कि निशीथ ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट में आज भी तिल मिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। यानी कि उसके जो प्रेम को ठुकराना, यह जो है अपराध है वो किया था निशीथ ने दीपा के प्रति, जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली नहीं समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम एक महज खिलवाड़ था। तो प्रेम एक महज खिलवाड़ किसके लिए था? दीपा के अनुसार, या इस कहानी के अनुसार निशीथ के लिए। और अपने आप को भाग्यशाली समझती है दीपा कि निशीथ ने उसे समय रहते छोड़ दिया। अब वह उसके चंगुल से छूट चुकी है और संजय के साथ रहना चाहती है। संजय एक ऐसा चरित्र है इस कहानी में जो दीपा को लगता है कि वह उस निशीथ के विषय में सोच करके आज भी आशंकित रहता है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती? तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसीलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो भी कई बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि तुम्हारा और मेरा प्यार सच है, निशीथ का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। यह जो उक्ति है वो दीपा ने कही है, संजय से कही है और संजय को विश्वास में लाने के लिए कही है। फिर कानपुर से एक नया पृष्ठ लिखा गया है। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। कलकत्ता जाने का उद्देश्य हम पहले जान चुके थे कि दीपा को एक इंटरव्यू के सिलसिले में, यानी कि उसे नौकरी प्राप्त करने के सिलसिले में इंटरव्यू देना था और इस हेतु उसे कलकत्ता जाना था। वहाँ से बुलावा आया होगा। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। तो वह कलकत्ता अकेली इसलिए जाती है कि संजय को उस ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता में भरे हुए इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी इसी तरह मेरे साथ चल पाता। कहानी आगे बढ़ती है। अगला जो दृश्य है, अब चूंकि कलकत्ता से उसे बुलावा आ गया है दीपा को, तो अगली जो डायरी है वो उन्होंने कलकत्ता से लिखी है। अगला पृष्ठ। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन का नाम है हावड़ा के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र से भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी असंख्य नर नारियों में
मैं इरा को ढूंढती हूँ। वह प्लेटफॉर्म पर हावड़ा स्टेशन पर किसे ढूंढती है? इरा को ढूंढती है। वह कलकत्ता में हावड़ा स्टेशन पर उतरती है और इरा को ढूंढती है। वह कहीं दिखाई नहीं देती। नीचे उतरने की बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कूली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। तो इरा ने उसे किस तरह से मिली? वह हाथ का स्पर्श करके उसे मिली और उसे चौंका दिया। रूमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, दीपा कहती है, ओह, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं, घर व टैक्सी से जाते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को ताजगी से भर देती हैं। तो हावड़ा पुल पर जब पहुंचती हैं तो हुगली जो नदी है उसका जो जल है उसके स्पर्श से जो ठंडी हवा आती है उससे उसमें ताजगी आ जाती है। यानी कि हावड़ा पुल है वो हुगली नदी पर बना हुआ है। इरा मुझे इस पुल की विशेषताएं बताती है। कौन से पुल की विशेषताएं बताती है? हावड़ा पुल की विशेषताएं बताती है। वह हावड़ा स्टेशन पर उतरती है, हावड़ा पुल के ऊपर से जाती है जहां पर हुगली नदी बहती है। और मैं विस्मय से उस पुल को देखती हूँ, दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नावों को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। ये जो दृश्य है वो हुगली नदी का है, कलकत्ता। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर और यहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बड़े शहर देखे ही नहीं। तो कलकत्ता की जो तुलना है वो पटना और कानपुर से करती हैं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा करियर अपने आप बनाया, भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती हैं, अच्छा भैया भाभी को तो पटना ही होंगे, जाती हैं कभी उनके पास भी या नहीं? यानी कि उसके जो भैया भाभी हैं वो कहाँ रहते हैं? दीपा के पटना में रहते हैं। कानपुर आने के बाद वह एक बार गई थी, कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ। इरा का खुद का घर है और उसके जो पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद भी करते और फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। तो वह इरा के घर अधिक स्वतंत्रता कब महसूस करती है? जब उसके पति यानी कि इरा के पति वहाँ पर नहीं होते हैं, बाहर दौरे पर गए हुए होते हैं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। तो बच्चा है वो इरा का है, वो प्यारा बच्चा है। तो इरा के घर में इरा के पति और उसका बच्चा और इरा रहते हैं। शाम को इरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती हैं। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। तो कलकत्ता में उसका जो पहला प्रेमी है, 18 वर्ष की उम्र में जो जिससे दीपा प्रेम करती थी और बाद में उसका ब्रेकअप हो गया था, वह निशीथ कलकत्ता में उसे फिर आज कॉफ़ी हाउस में मिल जाता है, दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है।
विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है। इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती हैं, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है। उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। कवियों की तरह बाल किसने बढ़ाए हैं? कवियों की तरह बाल है वो निशित ने बढ़ाए हैं। यह क्या शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया है। तो अब जो रंग है उसका वो स्याह हो गया उसके चेहरे का, और वह दुबला पतला हो गया है और बाल बड़े कवियों की तरह है। किसके? निशित के। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। इरा को मन्नू की चिंता सता रही थी। मन्नू कौन है? इरा का बच्चा है। मुन्नू। इरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी। मुन्नू है इरा का बच्चा है। मैं स्वयं घर पर पहुंचने को उतावली हो जा रही थी। कॉफी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। कौन? निशित। इरा उससे बात कर रही है मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। तो फिर उस कॉफ़ी हाउस के बाद में इरा उस निशित को अपने घर का पता बता देती है और फिर निशित दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा करता है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशित। अब वो निशित के बारे में चिंतित है कि वह बहुत दुबला हो गया है। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए हुए बैठा है। तो उसके मन में कोई गहरी पीड़ा होगी, इस कारण से वह दुबला पतला हो गया है। यह कारण जो विचार किया है वो दीपा ने ऐसा विचार किया है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों न हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों न हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। यानी कि निशित ने अपनी इच्छा से उनके जो प्रेम संबंध को है वो तोड़ा था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था। यानी कि वह इसे अपमान मानती हैं दीपा कि उसने मुझसे प्रेम करके मुझे छोड़ दिया। तो यह उसका अपमान किया। किसने किया? निशित ने किया। महज उपहास का पात्र बनाकर ओह क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने में से इनकार कर दिया। जब वह मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल ही आएगा। मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ। तो दीपा किससे नफरत करती हैं? निशित से। अच्छा है आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। यानी कि 3 साल पहले इनका है वो ब्रेकअप हुआ था। तो इनका जो प्रेम संबंध है 3 साल पहले टूट चुका था और 3 सालों के दौरान निशित ने विवाह भी नहीं किया था। करे न करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। फिर अगला जो दृश्य है वो भी कलकत्ता का है और कलकत्ता में नौकरी पाना इतना मुश्किल है इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती हैं कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। यानी कि जिसकी आय
मासिक आय वो 150 रुपये है, उसकी सिफारिश कौन करता है? मिनिस्टर करता है। तो मासिक आय 150 के लिए मिनिस्टर की सिफारिश चाहिए। फिर यह तो 300 का जॉब है, यानी कि 300 की सैलरी, 300 रुपये मासिक वेतन की जॉब के लिए कलकत्ता आती हैं दीपा। जबकि कलकत्ता में ऐसा सिस्टम है कि 150 की नौकरी के लिए मिनिस्टर तक के सिफारिश करते हैं। निशीथ सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। पर आखिर क्यों? अब निश्चित चाहता है कि वह नौकरी उसे दिला दे और वह इसका भरोसा भी दिलाता है। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रूखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास न आए। 8:45 के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है। वह वही लंबे बाल, कुर्ता पाजामा जो वह समय के पहले ही आ गया। वह समय के पहले ही आ गए, यानी कि निश्चित है अपना जो दिया हुआ समय था वो था 9 बजे का और अब वो पहुंच गए 8:45 बजे, यानी कि वह अपने दिए गए समय से पहले पहुंच जाता है। संजय होता तो 11 से पहले नहीं पहुंचता, यानी कि संजय की जो देरी है वह लगभग 1 से 2 घंटे की होती थी। और दीपा कहती है कि निशित 9 बजे का समय देकर के 8:45 बजे आ गया है समय से पहले, और यदि इसी जगह संजय होता तो वह 9 बजे का समय देता तो 11 बजे पहुंचता। समय पर पहुंचना वह जानता ही नहीं। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो गया, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फोन से ऑफिस की सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा, यानी कि उसने उस दिन के लिए छुट्टी ले ली निशीथ ने, और जो अपनी अप्रोच के अनुसार उसने नौकरी के संबंध में जानकारी भी प्राप्त कर ली, किस प्रकार नौकरी मिल सकती है, और उसके संबंध में एक योजना भी उसने बनाई। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती, नकार भी नहीं पाती। तो ये जो पंक्तियां वो भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नकार भी नहीं पाती। किसके संबंध में कहा है? निशीथ के संबंध में कहा है दीपा ने। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पोंछ देती, और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। यानी कि जब उसके पसीने की, निशीथ के चौड़े ललाट पर जब पसीने की बूंदें देखती हैं तो उसे किसकी स्मृति आती है? संजय की। और संजय के बारे में वह सोचती है, अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चलित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ भी फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। उसे कलकत्ता में सूना किस लिए लग रहा है, सूना सूना क्यों लग रहा है? और उसका कारण ये है कि वहाँ पर संजय जो फूल लेकर आता था रजनीगंधा के, वो फूल वहाँ पर नहीं है। इस कारण से कलकत्ता में उसे सूना सूना सा लगता है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया।
यानी कि 3 दिन तक वह कलकत्ता में रही और उसके बाद में उसका इंटरव्यू हुआ। फिर बाद में अगला जो दृश्य है वो कलकत्ता का ही है, इंटरव्यू का दिन है। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ ये सब निशित की वजह से हुआ है, यानी कि निशित की वजह से, निशित ने अपनी अप्रोच से उसका दीपा का जो है उस कंपनी में या कहीं उस जॉब के लिए स्थान सुरक्षित लगभग कर दिया था, ऐसा वह विश्वास दिलाता है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी। सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? यहाँ पर निशित प्रसन्न है। और प्रसन्नता का कारण क्या है कि उसे ऐसा आभास है कि दीपा का जो इस नौकरी के लिए सिलेक्शन लगभग तय है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? वह क्या चाहता है कि मैं कलकत्ता में आकर रहूं उसके साथ? उसके पास एक अजीब सी पुलक से मेरा तन मन सिर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया वह भूल जाऊंगी? तो वह इसलिए कर रहा है। दीपा के अनुसार निशित यह सब कुछ प्रयास है या जो एहसान लोगों के ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि उसने जो उस दीपा के प्रति जो पहले व्यवहार किया था, जो उसके साथ अन्याय किया था, और इस उसी के कारण अब वह उसके जीवन में अब कुछ अच्छा करना चाहता है और उसे लगता है कि वह उसे क्षमा कर देगी, ऐसा विचार करती है दीपा। असंभव, मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। अभी तक वह संजय की बात उसे बता नहीं पाई है कि वह संजय से प्रेम करती हैं। आज तो बहुत खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, यह किसने कहा है? निशित ने कहा है। निशित ने दीपा से कहा है और यह जो उसका पहला वाक्य है जो उसने व्यक्तिगत रूप से कहा है, काम की बात के अलावा कहा है। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद था। निशित को कौन सा रंग बहुत पसंद था? नीला रंग। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ और उस दिन वह नीली साड़ी पहनती है। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या वह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह कौन कहता है? निशित कहता है। कौन सी साड़ी में? नीली रंग की जो साड़ी थी, नीली साड़ी थी, नीले रंग की, उस साड़ी में निशित को दीपा बहुत सुंदर लग रही है। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय न कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार ऐसी बातें करे। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलकमय सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है। संजय के मुंह से कौन सा वाक्य सुनने के लिए मन तरसता है? कि उसके कपड़ों के बारे में वह तारीफ करे। पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से मैं संजय के साथ रह रही हूँ, तो संजय के साथ जो उसके रहने का जो समय है वो 2.5 वर्ष है।
और निशीथ को छोड़े हुए उसे लगभग कितने वर्ष हो गए? 3 वर्ष। रोज की शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देखकर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीथ ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मकता दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर दोनों एक टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं उसे संजय की बात बता दूंगी। अभी तक वह संजय की बात उसे नहीं बता पाई है। स्काई रूम। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। स्काई रूम जाने का आदेश कौन देता है? निशित देता है। किसको देता है? टैक्सी वाले को। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है। मीटर डाउन होता है किसके साथ? टुन की घंटी के साथ में। घंटी की आवाज़ कैसी है? टुन। और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है, यानी कि तेज गति से चलती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता है। तो चूंकि स्पर्श नायिका का नहीं हो पाता है, लेकिन उसकी साड़ी का स्पर्श है वो निश्चित को होता है। वह उसे हटाता नहीं है, यानी कि उसे अच्छा लगता है उस साड़ी का स्पर्श, इसलिए वह हटाता नहीं है। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। तो निशित के नहीं हटाने पर, साड़ी के नहीं हटाने पर उसे ऐसा लगता है। आज मैं भी संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खीज भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ जब निशित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूं? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है कि उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं, अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से उतरना चाहिए कभी कभी, टैक्सी वाला कहता है तो अपनी गलती का भान होता है। उधर निशित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज तो मुझे ही देने चाहिए थे, यानी कि टैक्सी के जो पैसे हैं वो किसने दिए? निशित ने दिए। अब वह विचार करती है कि उसके पैसे आज तो उसे ही देने चाहिए, पर अब क्या हो सकता है? चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। तो यहाँ पर होस्ट कौन है? जब वो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर होस्ट है
दीपा, लेकिन यहाँ पर होस्ट का जो पार्ट है वो कौन अदा कर रहा है? निशित। वही ऑर्डर देता है बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में मैं अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने वेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वो सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज आज अवश्य ही वह बात आएगी। न आए ये कितनी अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उसकी बात कौन करे? मैं तो कभी नहीं करूँगी, पर उसे करना चाहिए। तोड़ा उसने था, बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। यानी कि द्वंद्व अभी भी उसके बीच में चल रहा है, दोनों प्रेमियों के बीच का। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा, नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्र की तरह चलने वाली मैं खा रही हूँ, यानी कि तेज गति से चलने वाली। शायद वह भी ऐसा ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूँ वह पूछना चाहता है, दीपा, तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या असह्य अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं, पटना में, पहले वो पटना में रहती थी, यानी कि मूलतः वह पटना की है, कानपुर में है, और वह जो प्रेमी है वो पटना में उनसे मिला था। निशित, गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता से हम डूबे रहते थे एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर अंगुली रख कर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी तो हम मौन ही है, एक दूसरे के निकट ही है। क्या आज भी हम आत्मीयता के उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ, नहीं नहीं नहीं, पर कॉफी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशीथ मुझे बिल देने नहीं देता, यानी कि पहले टैक्सी का किराया दिया, अब बिल भी होटल का निशीथ ने दिया। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झनझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी, पर जाने क्या मुझे लगता है कि निशीथ मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशीथ मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख लेता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूँ, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है, यानी कि संजय का व्यवहार उसे प्रभावित करता है कलकत्ता में। फिर अगला प्रश्न है कलकत्ता का, और अपनी मजबूरी पर
खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशित अपने साथ लेक ले गया। अब वो दूसरे दिन, पहले दिन वह खाना खिलाने के लिए ले गया, अब दूसरे दिन वह लेक ले जाता है। पानी के किनारे यानी कि झील। हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छल छला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। कौन खुश है? दीपा के आने से? निशित। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निशित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। यह द्वंद्व उसके मन में चल रहा है। कभी वह संजय से स्नेह करती है और कभी वह निशित से। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के लिए ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत और मौन। यानी कि जब भी वो मिलते हैं तो शांत और मौन रहते हैं। पहले भी मिलते थे तो इसी तरह शांत और मौन रहते थे। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से अधिक ढल गई है। अगला जो दृश्य है वो कानपुर का है। अभी कलकत्ता से कानपुर है। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही गई। यानी कि जब वह कानपुर आ रही थी तो निशीथ की आवश्यक मीटिंग थी और उसे स्टेशन आने से मना कर दिया था, और इरा उसे स्टेशन पर लेने भी आई थी और अब स्टेशन पर कानपुर भेज जाते समय भी आती हैं, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई। या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निश्चित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा वही बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता झांकता निश्चित आ गया। उसे विश्वास था और निश्चित 10 मिनट पहले स्टेशन पर आ गया। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे ही सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा है। मन करता है कि कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है? हाँ, बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम
दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छाया देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं उसके मन की इस घुटन को हल्का कर लेता। आज भीड़ विशेष नहीं है, चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खीस। किस पर? निश्चित पर। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुँच की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर निश्चित रूप से मालूम होगा तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है और मेरा रोम रोम सिर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कर दिया। कि भाई उसका क्या भाव है। उसने जैसे ही उसके हाथ पर स्पर्श किया, हाथ पर हाथ रखा, तो उसे लगा कि वह अभी भी उससे स्नेह करना, प्रेम करता है। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारी हूं, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस सांस चलते निश्चित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबा कर छोड़ देता है। मेरी छल छलाई आंखें मूंद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। बाकी सब झूठ है, अपने भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निश्चित के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती हैं और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाते हैं, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन को वह दैत्याकार कहती हैं दीपा, मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही हैं। उसे ऐसा लगता है कि कलकत्ता उसका घर है। अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे क्या कहूँगी। इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय के किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं उसे ईर्ष्यालु समझती थी, तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ। अब उसके मन में द्वंद्व है कि वह निशित से प्यार करती है। इतने दिन वह सोच रही थी कि वह संजय से प्यार करती हैं, और आज जैसे ही निशित ने उसे स्पर्श किया तो उसे लगा कि वह उसे आज भी प्यार करता है। तो उसे अपना पहले वाला प्यार याद आता है और वह उससे फिर उसका मन करता है कि वह निशित के साथ रह जाए। और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावनाएं, वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय बहुत सहारा दिया था, जब अपने पिता और निशीत को खोकर मैं, यानी कि निशीत को पहले खोया और साथ में उसने अपने पिता को भी खोया, को भी खोया, तो वह टूट चुकी थी और उस समय उसने साथ दिया था संजय ने। सारा संसार मुझे वीरान लग रहा था।
वीरान नजर आने लगा। उस समय तुमने अपने स्नेह स्पर्श से मुझे जिला दिया। मुझे मेरा मुरझाया मरा मन हरा उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आते। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी। वह खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। किसने पूर्ति की? संजय ने। तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें अपने प्रीतम समझ बैठी। ये किसके लिए कहा है दीपा ने? यह संजय को कहा है। यानी कि अब वो संजय को पूरक मानती है, उसके स्थान पर मानती है। तो पहले का जो प्रेम है वो उसके हृदय में बैठा हुआ है अभी। मुझे क्षमा कर दो संजय, लौट जाओ। अब वह संजय के साथ रहना चाहती है, संजय से प्यार करने लगी है। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रीतम की तरह प्यार करेगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। तो दीपा ने कहा है कि प्रथम प्रेम सच्चा प्रेम होता है, और दीपा का प्रथम प्रेम निश्चित है। उसे लगता है कि वही सच्चा प्रेम है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र है। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति हैं परीक्षा की दृष्टि से। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती हैं जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसके होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल जर्जर जमीन पर इधर उधर ही बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। तो उसे अपने कमरे में संजय के द्वारा लिखा हुआ एक जो पत्र है वो मिलता है। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। अब वह ऑफिस के काम से कहाँ जा रहा है? कटक, उड़ीसा जा रहा है। 5-6 दिन में लौट आऊँगा। अब वो 5-6 दिन बाद यहाँ पर वापस आएगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। ये जो पत्र है वो संजय का है, जो वह उसके कक्ष में छोड़ जाता है और वह कटक जाता है। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। अब वो पहुँचने की जो सूचना है वो निशित को देती है। किसके माध्यम से? पत्र के माध्यम से। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे होंठ बंद किए हुए थे दूर रहकर अपने आप ही टूट जाती हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज भी। पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता है? लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों में के आगे छाई है। एक खूबसूरत लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। फिर वह कानपुर में लिखती है, आज निश्चित को पत्र लिखे 5वां दिन है। यानी कि 5 दिन हो गए उसे पत्र लिखे हुए। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सुना सुना अनमना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती? डाक से उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 वर्षों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निश्चित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी।
लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम को धुंधल का मन के बोझ की ओर बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई हैं, यानी कि वह द्वंद्व में मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूं भटकती रहूं। हार कर लौट पड़ती हैं। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती हैं। तो एक तार का लिफाफा कौन देती है? मेहता साहब की बच्ची। वो किस उम्र कितनी है? 5 वर्ष है उसकी। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। वह तार किसका था? इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। तो उसे जो बधाई देती है नियुक्ति की, वह इरा देती है, तार के माध्यम से देती हैं। और वह तार है वह मेहता साहब की बच्ची उसे देती हैं जब वह सड़क से लौट कर वापस आती हैं। तो इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। ये खबर तो निश्चित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मेरे मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम में कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया। तो निशित ने उसे मौन के माध्यम से सब कुछ कहा है उस, और वह दीपा समझ गई है। आत्मीयता के वे कहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए हैं? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती हैं। मैं देखती हूँ यह संजय की लाई हुई है। क्या लाई हुई है? घड़ी। घड़ी के दीपा के घर में जो लगी वो कौन लाया है? संजय। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। तो जब घड़ी बजती है, घड़ी का घंटा बजता है, तो उसे संजय की याद आती है। फहराते ये हरे पर्दे, ये हरी बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर ला कर दिया था, जन्मदिन पर ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कर पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती हैं। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है, और मैं देखती हूँ एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ में उंगलियों को बालों में उलझाए निश्चित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल लेती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज, खड़ी। तो उसे स्वप्न में निश्चित दिखाई देता है। कानपुर का दृश्य है अगला। आखिर आज निश्चित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता आई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु, निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो फिर उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता हुआ संजय खड़ा है। तब तक वह संजय आ जाता है। एक क्षण मैं संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश
कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया मुझे? क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है, अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता, बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती हैं। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे उसके तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। इस तरह से वह आखिर में संजय को स्वीकार करती हैं और पहले जो प्रेमी है निशित को वह नकार देती हैं। तो इस पाठ में सार रूप में कहें तो जो दीपा, जो मुख्य नायिका है, जो मुख्य पात्र हैं, वह दो प्रेमियों के बीच में द्वंद्व की स्थिति में रहती हैं और उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और फिर आखिर में जो उसके पास उपस्थित होता है वही उसे सत्य मान करके स्वीकार कर लेती है, यानी कि संजय को स्वीकार कर लेती हैं। तो यह कहानी थी मन्नू भंडारी की, यही सच है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।